हेलो बच्चों, आज हम लोग हिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इसका कुछ पेज का फ़ोटो मैं आप लोगों के पास खींचकर भेजी थी, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पढ़े होंगे। फिर भी मैं एक बार फिर से इसको सरसरी तौर पर आप लोगों को बता देती हूँ। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। समाजवाद का मतलब क्या होता है? समाजवाद का मतलब होता है जिस समाज में लोग रहते हैं। एवं रूसी क्रांति, रूसी क्रांति नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है। 1905 में रूस में एक क्रांति हुई थी। सामाजिक परिवर्तन का युग। पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं। 18वीं सदी में समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। फ्रांस का समाज मोटे तौर पर 3 वर्गों में बटा था। उसे स्टेटस या श्रेणियां कहते थे। प्रथम वर्ग में आते थे चर्च, पादरी, और दूसरे स्टेटस में आते थे कुलीन वर्ग, और तीसरे स्टेटस में थे आम जनता। उसके बाद देखिए यहाँ नीचे उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। तो उदारवादी कौन थे? उदारवाद समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्रायः किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। और रेडिकल, इसके बाद हम लोग जानेंगे रेडिकल के बारे में। यहाँ 3 पॉइंट दिया है बच्चों: उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। तो रेडिकल से पहले हम लोग रूढ़िवादी को जान लेते हैं। तो रूढ़िवादी नाम से ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो पुरानी परंपराओं को मानना चाहते थे, क्योंकि उस समय की बात है जब राजतंत्र हुआ करती थी, लोकतंत्र नहीं था। तो ये लोग क्या करते थे? ये उदारवादी तो समझ में आ गया होगा। ये लोग उस समाज को ज़्यादा मान्यता देना चाहते थे किसी एक धर्म विशेष को मानने वाले लोग ज़्यादा थे। उसके विपरीत था रेडिकल समूह। रेडिकल समूह जो था वो ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। बच्चों, एक बात बता दें कि उस समय महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकार के खिलाफ थे। ये रेडिकल समूह हो गया। और तीसरा रूढ़िवादी तबका। रेडिकल और उदारवादी
दोनों के खिलाफ था। मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की ज़रूरत को स्वीकार करने लगा था। तो रूढ़िवादी नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि पुरानी विचारधाराओं को मानने वाला लोग। अब हम लोग आ रहे हैं औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। ये राजनैतिक रुझान एक नए युग का घोतक थे। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। इसलिए इसे औद्योगिक क्रांति भी कहा जाता है, रूस की क्रांति को। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया, यानी सभी काम करने लगे। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम दी जाती थी। बेरोजगारी आम समस्या थी। तो बच्चों ध्यान दीजिए, उस समय भी बेरोजगारी की समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाने पर तो बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। और बच्चों हम बताते जाएं कि हम मुख्य पॉइंट पे आप लोगों को सिर्फ ध्यान दे रहे हैं और आप लोग भी इस पे ध्यान दीजिए। और बाद में फिर हम लोग स्कूल जब खुलेगा तो हम लोग इसको विस्तार से अगर मौका मिला तो पढ़ेंगे, है ना। तो अभी सिर्फ हम लोग पॉइंट वाइज इसको देख रहे हैं। ऐसे तो इसका फ़ोटो क्लिक करके भेजे थे, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कि उन्हें मुश्किल आ रही है, इसलिए। अगला पॉइंट है यूरोप में समाजवाद का आना। समाज के पुनर्गठन को संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। समाजवाद चाहता था कि कोई भी संपत्ति पर सभी का अधिकार हो, क्योंकि उस समय राजतंत्र था तो पूंजीपतियों का ही बोलबाला था। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। समाजवादी जो थे वो निजी संपत्ति के विरोधी थे, क्योंकि इससे एक बात तो स्पष्ट हो जा रहा है कि जो अमीर थे वो और भी अमीर होते जा रहे थे। पूंजीपति काम तो करते थे, समाजवादी लोग मेहनत मजदूरी, लेकिन सारा पैसा जो था वो पूंजीपतियों के पास चली जा रही थी। इसलिए ये निजी संपत्ति का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। वे ऐसा क्यों मानते थे? उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फ़ायदे से ही मतलब होता है। जो पूंजीपति हैं वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, समाज के लोगों का फ़ायदा नहीं देखते हैं। वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उनकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। तो पूंजीपति कैसे पूंजीपति बनते हैं? उनकी संपत्ति को कौन बढ़ाता है? उनकी उत्पादनशीलता कौन बढ़ाता है? कर्मचारी, मजदूर लोग। लेकिन सारा मुनाफा जो है वो पूंजीपति के पास चला जाता है। इसलिए
समाजवादी विचारधारा के लोग जो थे वो पूंजीपति लोगों का विरोध कर रहे थे। समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन 1771 से 1858 ने इंडियाना में नया समन्वय के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेतों को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लॉक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे, यानी कोऑपरेटिव। ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट देते थे। तो इस तरह से पूंजीपतियों के पास सारा धन नहीं जाता था। उन समाजवादी लोगों का कहना था कि जब मेहनत मजदूरी मजदूर लोग करते हैं तो संपत्ति पे भी सभी लोगों का अधिकार होना चाहिए। इसमें नाम आता है एक इतिहासकार कार्ल मार्क्स का। इनके बारे में हम लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स 1818 से 1882 और फ्रेडरिक एंगेल्स ने इस दिशा में कई तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था, ये देखिए, मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होती है। तो पूंजीपति कैसे पूंजीपति बनते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन धनी होते जा रहे हैं, क्योंकि मजदूरों ने उनकी पूंजियों को बढ़ाया है। तो इसलिए सिर्फ पूंजीपतियों का ही उस पर अधिकार नहीं होना चाहिए, ये कार्ल मार्क्स का कहना था। उनका कहना था कि उस पर सभी समाज के सभी लोगों का हिस्सेदारी होनी चाहिए, तब जाकर मजदूरों की स्थिति में सुधार हो सकता है। मजदूरों की स्थिति में सुधार हो सकता है। मार्क्स का विश्वास था कि पूंजीपति के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी। इनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। कम्युनिस्ट यानी मजदूरों की समाज। तो समझ में आ गया होगा बच्चों यहाँ तक। फिर अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे समाजवाद के लिए समर्थन, समाजवाद के लिए समर्थन। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों इसे आप लोग ध्यानपूर्वक और अच्छी तरह सुनेंगे और देखेंगे और पढ़ेंगे, तभी पाठ समझ में आएगा बच्चों। और एक साथ हम पूरा पाठ का वीडियो बनाकर नहीं भेज सकते क्योंकि वीडियो नहीं जा रहा है। मैं कल कोशिश की थी, इसलिए एक दिन का गैप हो गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि टीचर बोली थी कि नीचे मैं वीडियो भेज रही हूँ और अभी तक नहीं भेजी। मैं कल बना के बहुत कोशिश की, लेकिन वीडियो लंबा होने के कारण नहीं गया। तो आप यहाँ तक इसको पढ़ें और समझें, फिर अगले वीडियो में मैं भेजूँगी। तो धन्यवाद बच्चों।